हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी चैनल पे JKSSB मेंटर्स। तो हम शुरू करते हैं। जो आपका तीसरा टॉपिक है वो फ्रीडम स्ट्रगल 1885 1947 है, जो आपका FAA का सिलेबस है उसमें तीसरा टॉपिक है। तो गाइस हम शुरुआत करते हैं जो इस टॉपिक है विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1885। एलान ऑक्टॉम ह्यूमन जो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव, ब्रिटिश गवर्नमेंट किस केस से थे उसी में एक इनिशिएटिव लिया था, जो ताकि फॉर्म कर सके ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन को। बस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो फाउंडेड, उनका जो फाउंड हो गई थी, उनका जो फर्स्ट सेशन वो हेल्ड हुआ था मुंबई के अंदर इन 1885 में। आप याद रख सकते हो। WC बैनर्जी जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट रही है, जिसके अंदर 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया में पार्टिसिपेट अटेंड उन्होंने किया था। डेलीगेट्स मीन्स काउंसिल्स डिफरेंट स्टेट से। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं गाइस। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट हुई थी तो उसके दौरान जो सेकंड सेशन जो हेल्ड हुआ था वो कोलकाता के अंदर हुआ था 1886 में, और थर्ड जो हुआ था वो मद्रास के अंदर इन 1887 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं गाइस। बिटवीन 1885 और 1905 कांग्रेस लीडर के मॉडरेटर्स थे, जो मॉडरेटर्स जो जिनको फेथ था, यकीन था ब्रिटिश जस्टिस पे कि और उनके गुडविल पे, ये जो मॉडरेटर, उनको जो मॉडरेटर अब यहाँ पे डिफाइन किया गया है। मॉडरेटर किसको कहते हैं? मॉडरेटर उसको कहते हैं गाइस जो कि बिलीव रखे फेथ और ब्रिटिश जस्टिस पे और गुडविल पे। ओके गाइस, बिकॉज उन्होंने अडॉप्ट किया था एक पीसफुल तरीका, जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ये अपनी जो डिमांड्स है वो अचीव कर सके। ओके गाइस, इस दौरान 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड थे। उन्होंने एक सिविल सर्वेंट सोसाइटी फाउंड की थी, जिसमें इंडियन को ट्रेन किया जाता था ताकि वो जो अपने वतन की उसकी सेवा कर सके। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। अब आगे बढ़ते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन के बंगाल के अंदर बाय लॉर्ड कर्जन थे 16 अक्टूबर 1905 एक रॉयल प्रोक्लेमेशन रिडक्शन, इन्होंने सीधा ये काम करना चाहा। इन्होंने रिड्यूस साइज को एक ईस्ट बंगाल क्रिएट किया और आसाम को बंगाल से अलहदा किया। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव क्या था, अगर हम देखें, जो ये पहले हम पढ़ते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल 1945, इसमें एक राइज एक्सट्रीमिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया था। तो जो लॉर्ड का रियल मोटिव यही था, ये जो ग्रोइंग स्ट्रेंथ जो नेशनलिज्म है, वतन परस्ती जो बंगाल के अंदर आई, इसको कैसे ब्रेक करे, इसका यही मोटिव था कर्जन रियल मोटिव का। तो इसने ये किया, इसने जो नेशनलिज्म है वो टोटली इसने ब्रेक किया बाय डिवाइडिंग दिस बंगाल एंड डिवाइड ईस्ट बंगाल को क्रिएट किया और आसाम को अलहदा किया वेस्ट बंगाल से। तो उसकी वजह से जो हिंदू मुस्लिम है वो डिवाइड हो गए। तो उसके दौरान ये होता है, और जो ब्रिटिश ने अपना जो पावर है वो उन्होंने इमर्ज किया, वट एवर जो भी उन्होंने किया, ताकि वो अपना पावर शो कर सके, जिससे ये जो स्पार्क जो लगी थी, एक्सट्रीमिज्म जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था 1905 में, ये ब्रेक हो सके। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट डिवाइड एंड रूल। सो इन्होंने वही किया, वही अप्लाई किया, यहाँ पे डिवाइड किया हिंदू एंड मुस्लिम्स को, ताकि बाई क्रिएटिंग, आप इतना याद रख सकते हो, ईस्ट बंगाल को क्रिएट किया और आसाम को आउट किया रेस्ट ऑफ बंगाल से, ताकि ये अपना जो वो शो कर, अपने जो स्ट्रेंथ है वो शो कर सकते बाय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अब स्वदेश मूवमेंट की बात करते हैं। 1905 में स्वदेश मूवमेंट में इन्वॉल्वमेंट हुआ था प्रोग्राम्स लाइक कंप्लीटली बाइकआउट किया गया था गवर्नमेंट सर्विसेज को, कोर्ट्स को, स्कूल्स को, कॉलेज को, फॉरेन स्टॉक्स को, बहुत ही जो पॉलिटिकल थे और इकोनॉमिकली मूवमेंट पे ब्लॉक किया था। तो लाल बाल जो अरोबिया घोष, जो तीन नाम है, लाल बाल पाल एंड अरोबिंदा घोष ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया था इस मूवमेंट को चलाने के लिए। आप इतना याद रखते हो, स्वदेश मूवमेंट 1905 में, स्वदेश मूवमेंट में कंप्लीटली बाइकआउट किया गया था गवर्नमेंट सर्विस, कोर्ट्स, स्कूल्स एंड कॉलेज पे और फॉरेन गुड्स पे, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। और लाल पाल बाल जो कि अरोबिया घोष, उन्होंने बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट रोल किया था इस मूवमेंट के दौरान, ताकि इस मूवमेंट को सक्सेसफुल किया जाए। तो ये चार नाम है जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया था ये मूवमेंट चलाने में। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे चौथा आपका है, फोर्थ, वो मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग 96 इन दिसंबर 96 मुस्लिम लीग जो कि ऑल ओवर इंडिया एक मैट हुई थी ढाका के अंदर, एक मुस्लिम के मीटअप हुआ था। तो उसके अंदर उन्होंने इस ओकेजन का फ़ायदा उठाया और नवाब एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जिसमें सलीमुल्लाह ढाका को प्रपोज किया गया था सेटअप एक ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, जो लुक आफ्टर को मुस्लिम के लुक आफ्टर करे, उनके फ्यूचर के लुक आफ्टर करे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। तो उस दौरान जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक ये सेटअप हो गया था, ये आ गया था इसका ये इन्होंने एक इसका लीग बनाया था, ये एक
पार्टी बन गई थी, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, जो फाइनली सेटअप आया और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया ऑन December 1906। आप याद रख सकते हो, December 1906 को एक्सेप्ट किया गया था। ऑलराइट गाइस, मुस्लिम लीग में ये हुआ था, मैटअप हो गए थे, डिफरेंट मुस्लिम डेलीगेशन मैटअप हो गई थी ढाका के अंदर, और इस ओकेजन के दौरान नवाब एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में समीउल्लाह ने एक प्रपोज सेटअप किया, ऑर्गेनाइजेशन एक सेटअप की जो लुक आफ्टर मुस्लिम कर सके, और इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एक फाइनली सेटअप किया गया था इंटरेस्ट के लिए, जिसमें एक प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया था ऑन December 30, 1996 को, आप याद रख सकते हो। तो 30 December 1996 को ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रख सकते हो, ऑन 30 December 1996 ऑल इंडियन मुस्लिम लीग वाज फाइनली सेटअप एंड द प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड ऑन 30 December 1996। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, मिंटो मोरिया रिफॉर्म्स। मिंटो मोरिया 1906, मिंटो द वेकोरी एंड मोरिया, इसको याद, मिंटो द वेकोरी मोरिया एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था फॉर इंडिया के लिए, जो जॉइंटली प्रपोज करता था ताकि रिफॉर्म हो, ताकि हम ये फिर से रिफॉर्म करें इंडियन काउंसिल्स को, एंड एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जो भी एक्ट्स थे उस टाइम के, वो उनको एक्ट करें। इस एक्ट को इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहता है, मिंटो मोरिया रिफॉर्म एक्ट भी कहते हैं। सो इसका दोनों नाम सेम है, आप याद रख सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिए। मिंटो मोरिया रिफॉर्म एक्ट इट इज ऑल्सो एन इंडियन काउंसिल एक्ट, और मिंटो मोरिया एक्ट भी एक सेपरेट कम्युनिकल इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि पास करे इन 1909 में फॉर मुस्लिम्स के लिए। ओके गाइस, मुस्लिम्स के लिए एक्ट किया गया था मिंटो मोरिया एक्ट 1916, एक सेपरेट कम्युनिकल इलेक्टोरेट जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1909 में मुस्लिम्स के लिए। ओके, आप ये गाइस याद रख सकते हो। अब लखनऊ पैक्ट की बात करते हैं 1916। इस दौरान 1960 कांग्रेस सेशन, जो कि लखनऊ के अंदर दो मेजर इवेंट्स पेश आए थे, जिसके दौरान एक जो कांग्रेस डिवाइड हो गई थी वो यूनाइट हो गई थी। सो जो अंडरस्टैंडिंग जॉइंट एक्शन, एक ब्रिटिशर्स वो रीच आउट हो गया था बिटवीन कांग्रेस, उन्होंने ब्रिटिशर्स सामने आए, उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम्स लीग के पास आ गए और उनसे समझौता किया, और लखनऊ पैक्ट पे कांग्रेस और मुस्लिम उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया, और वो यूनाइटेड हो गए, स्टेप इन द हिंदू मुस्लिम यूनाइट। तो इसका यही मेन मकसद था, आप ये ऐसे ही याद रख सकते हो, लखनऊ पैक्ट पे हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड को बाय इंक्लूडिंग द थर्ड पार्टी, दैट इज द ब्रिटिशर्स को उन्होंने एज अ मीडियम रखा, ताकि जो हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड हो, दैट मीन्स टू पार्टीज यूनाइटेड हो गई, कांग्रेस एंड मुस्लिम यूथ इन 1960, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप था हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, ये हो गया लखनऊ पैक्ट, आप याद रख सकते हो गाइस। अब हम 7 पे चलते हैं, द होम रूल मूवमेंट क्या कहता है। होम रूल मूवमेंट ये कहता है, ये एक लीग थी जो एस्टेब्लिश हुई थी बाय G.B. तिलक ने एट पुणे पे इन 1916 पे, जो दूसरा भी अदर बाय जो मिस आनंद बसंत एट मद्रास के अंदर इन September 1916। ये आप याद रख सकते हो, दोनों 1916 पे हुई थी। द ओनली डिफरेंस इज द मंथ, जो बीजे तिलक ने पुणे के अंदर स्टार्ट की थी वो अप्रैल 1916 को की थी, और जो अनय बसंत मद्रास के अंदर की थी वो September 1916 को, सेम ईयर में हुआ था। द ओनली डिफरेंस द तिले डिड इन अप्रैल एंड आनंद बसंत डिड इन September 1916। ओके गाइस, ये आप याद रख सकते हो, ये होम रूल मूवमेंट है 1916 के लिए। अब आगे गाइस आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे गाइस। हाँ, इसका एक और पॉइंट है, जब तिलक मूवमेंट कंसंट्रेट हुई थी मद्रास के अंदर, तो आनंद बसंत मूवमेंट पूरे कंट्री में ये मूवमेंट चल रही थी। आनंद बसंत मूवमेंट वाज गोइंग ऑन इन होल कंट्री, आप याद रख सकते हो। तिलक मूवमेंट जो भी कंसंट्रेट हुई थी महाराष्ट्र। अब अगस्त डिक्लेरेशन की बात करते हैं गाइस। 20 अगस्त 1917 मोंटेगू एक सेक्रेटरी स्टेट से इंग्लैंड था, जिसने प्रॉमिस किया था ग्रेजुअली हम जो डेवलपमेंट करेंगे सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इंडिया में, ताकि इनको खुद ये गवर्न कर सके अपने कंट्री को, ऐसे हम इंस्टीट्यूट करेंगे। ये डिक्लेरेशन लेड टू एंड अप हुई थी होम रूल मूवमेंट के साथ ही। तो होम रूल मूवमेंट के साथ ही ये डिक्लेरेशन खत्म हो गई थी। On August 1970, Montagu, Secretary of State of 7 England, promised gradually development of self-government initiative, हमने पढ़ा। This declaration led to end at the Home Rule Movement। Home Rule Movement के साथ ही, जब इसके Home Rule Movement हमने ऊपर पढ़ा है गाइस, आप देख सकते हो Home Rule ऊपर, मैं चेक आपके लिए रखता हूँ। Home Rule Movement की मूवमेंट, जब ये Home Rule Movement बहुत ही मूवमेंट चली थी, इसी के साथ ये मूवमेंट ये एंड अप हो गई थी। तो इसके ये सीधा कहता है दिस अगस्त डिक्लेरेशन लेड टू द एंड ऑफ होम रूल। जब ये अगस्त डिक्लेरेशन हुआ था, इसके साथ खत्म हो गया होम रूल मूवमेंट। ठीक है, होम रूल मूवमेंट इसी के साथ खत्म हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। रॉल्ट एक्ट 1919 कहता है, जो 1919 एक कमेटी वो सेटअप हो गई थी अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सर सैंडली रॉल्ट, जो लुक इनटू करते थे मिलिटेंट नेशनलिस्ट एक्ट। जो भी मिलिटेंट एक्ट, जो भी अंग्रेजों के खिलाफ बोलता था, तो उस समय उनको मिलिटेंट नेशनल एक्ट कहा गया है। रिवोल्ट एक्ट को ये कहा गया है कि मार्च 1990 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जो कि एज पर दिस एक्ट ये कहता है, अगर कोई पर्सन अरेस्ट किया जाता है शक के बुनियाद पे, कोई अपील, कोई पिटिशन, कोई अदालत पे वो केस नहीं कर सकता। तो सस्पिशन पे बुनियाद पे हम अरेस्ट किया जाता था रिवोल्ट एक्ट पे। और इसका दूसरा नाम भी, इस एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा गया ब्लैक एक्ट, जो कि बहुत ही अपोज इसको किया गया है।
और इस पर बहुत ही हड़तालें ऑर्गेनाइज हो गई थी 16 अप्रैल 1919 को। ओके, ऑल इंडियन हड़ताल्स वर ऑर्गेनाइज्ड, ये आप देख सकते हो, 16 अप्रैल 1919। अब 10th पे चलते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर। इसमें जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये 13 अप्रैल बैसाखी डे के, जब हार्वेस्टिंग डे होता है, सिक्स के जो ज़्यादातर सिक्स सेलिब्रेट करते हैं, बैसाखी डेज जो एक बहुत फेमस फेस्टिवल माना जाता है हार्वेस्ट। एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी एट जलियांवाला बाग गार्डन के पास, जब जन दे आर मार्च इन कर रहे थे विदाउट एनी, किसी वार्निंग के बगैर उन्हें ओपन फायर किया, जिसमें उसने क्राउड को, जो भी वहाँ पे लोग थे, उनको मारा गया। इस जो कंटिन्यू फायर्स के दौरान ये फायरिंग 10 से 15 मिनट तक चली एंड आफ्टर दैट ये एमुनेशन जो इनका था, इनके जो गोला बारूद थे, वो सब खत्म हो गए। तो उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू ये कहा जाता है, इस रिपोर्ट के दौरान 370 लोग जो मारे गए थे और 1137 लोग जख्मी किए गए थे इस इंसिडेंट में। तो आप ये याद रख सकते हो। तो ये जो नेशनल वाइड इसके लिए पूरे कंट्री में इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ था इस स्पीकर के खिलाफ। रविंद्रनाथ टैगोर ने अनाउंस किया था कि नाइटहुड एज अ प्रोटेस्ट, उसने अनाउंस किया था नाइटहुड एज द प्रोटेस्ट। ये रहा जलियांवाला बाग। वीडियो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट इसके पार्ट में हम जो रेस्ट ऑफ मोमेंट्स है वो भी डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और इस टॉपिक को रैप अप करेंगे। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।